मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे सब अच्छे से होंगे। बच्चों, बहुत ध्यान रखना है कि स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है। हमें अपने घर पे पढ़ाई करनी है। आज हम भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर हमने पढ़ा था उससे में हम असहयोग आंदोलन तक पढ़ चुके थे। अब हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे और वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम पढ़ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद एक भाव होता है, ये हमें पता है ना। और हम इस चैप्टर में 1920 के दशक के आगे का अध्ययन कर रहे हैं। औपनिवेशिक जो शासन था ब्रिटिश सरकार का, उसके खिलाफ जो आंदोलन था, राष्ट्रवादी आंदोलन था, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन तक हम पढ़ चुके हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उन्हें लगता था कि आंदोलन जो है वो हिंसक होता जा रहा है, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो हिंसक हो गया था, इसी वजह से उन्होंने वापस ले लिया था। और क्या उन्होंने ज़रूरतें महसूस करी कि अभी व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो सत्याग्रही हैं उन्हें व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो सत्याग्रही थे, जो लोग थे, वो भी काफ़ी संघर्ष, ये जो जन संघर्ष था इससे थक चुके थे। और काफ़ी सारे लोग जो थे, कांग्रेस के जो सत्याग्रही लोग थे, वो जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था उसके तहत जो प्रांतीय परिषद के चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी भी राजनीति में वापस लौटना चाहते थे और लौट गए थे। उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी का भी गठन कर लिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि राजनीति में लौट के वो देश में राष्ट्रवाद का विकास ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी काफ़ी जो युवा उग्र नेता थे, वो ये चाहते थे कि अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए। तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की, मैंने आपको कहा था कि मैं असहयोग आंदोलन, बाकी तो सारी बातें लगभग समान ही होती हैं हर आंदोलन में, जो अलग बात होगी उसे पॉइंट आउट करूँगी। तो जो अलग बात थी वो थी पूर्ण स्वतंत्रता। अभी तक असहयोग आंदोलन में हम औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे। औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे, लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें हमने औपनिवेशिक स्वराज की बात नहीं की है, बल्कि उसकी जगह पे हमने पूर्ण स्वराज की बात की है। अब इन दोनों के बीच में अंतर जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बच्चों, औपनिवेशिक स्वराज जो होता है वो, उसमें स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती है। उसमें केवल जो आंतरिक मामले हैं उसमें अपनी सरकार की बात की जाती है। मतलब आंतरिक मामलों में भारतीयों को अधिकार मिल जाए, है ना, भारतीयों को अधिकार मिल जाए। आंतरिक मामलों में, जो आंतरिक मामले हैं देश के, उसमें अपना, हमारे देश पे अपना अधिकार हो। आंतरिक मामलों पे मतलब कुछ राजनीतिक अधिकार मिल जाएं, देश के संविधान से संबंधित कुछ अधिकार मिल जाएं, बस इतनी मांग रही थी। ब्रिटिश सरकार को हटाने की बात नहीं हुई है अभी तक। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई। ठीक, तो इसी समय जो टोरी सरकार जो थी ब्रिटेन की, उसने एक सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, और उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। और इस आयोग को भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए भारत भेजा था। और ये भारत वालों के लिए एक धोखा ही था। क्यों था एक धोखा, और इसका क्यों सब जगह विरोध हुआ? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था। सारे के सारे सदस्य जो थे अंग्रेज थे। अगर सारे सदस्य अंग्रेज थे तो फिर वो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कैसे कर सकते? जब तक हमारे देश के लोग नहीं होंगे तो कैसे वो हमारे देश के बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं? उसके लिए हमारे अपने देश के लोगों का होना ज़रूरी है ना। इसी वजह से 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। मुस्लिम लीग और सभी पार्टियों ने इस विरोध में हिस्सा लिया, प्रदर्शन किया। इसी विरोध की वजह से जो सरकार थी उसने काफ़ी दमन किया, और उसी दमन में जो लाला लाजपत राय थे वो घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया था। जब उन्होंने देखा, ब्रिटिश सरकार ने देखा कि आंदोलन उग्र होता जा रहा है, तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने 1929 में डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया, मतलब औपनिवेशिक स्वराज की बात कर दी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई और उन्होंने सिर्फ इतना की कि भावी संविधान के बारे में चर्चा की जाएगी, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब तो औपनिवेशिक स्वराज हमें चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। अगर पहले दे दिया होता
तो शायद भारतीय मान भी जाते, लेकिन 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी वजह से हम 26 जनवरी का ये दिन अविस्मरणीय रहे। हम गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन इस डेट को याद रखने के लिए हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उस दिन एक शपथ भी ली गई, जैसा कि हम अभी भी लेते हैं गणतंत्र दिवस वगैरह पे। तो उस शपथ में क्या कहा गया था कि जो स्वतंत्रता है वो अहरणीय अधिकार है, मतलब हर व्यक्ति का अधिकार है। हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, हमें आगे बढ़ने के अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार इन अधिकारों से वंचित रखती है तो हमारा ये हक है कि हम उस सरकार को बदलें और उसे समूल नष्ट कर दें। ठीक है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी यहाँ पे, इससे पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ था, मैंने उसमें उस शब्द को तोड़ा था और बताया था असहयोग मतलब आ प्लस सहयोग, मतलब हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो बात है हमारी वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमने सविनय अवज्ञा, सा प्लस विनय, मतलब हम विनय के साथ ही अहिंसा के साथ भी आपकी अवज्ञा भी करेंगे, यानी कि कानूनों को तोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हम आपके कानून नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसमें कानून तोड़ने की बात हुई है, कानून तोड़ने की। उससे पहले अभी तक कानून तोड़ने की बात नहीं हुई थी। इस आंदोलन में कानून तोड़े गए थे, कानून तोड़ने की बात हुई थी। तो देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो उस समय जो वायसराय थे इवरिन, उन्हें एक खत लिखा और उसमें अपनी 11 मांगे थी वो मांगी थी, जो सामान्य मांगे थी और हर तबके से संबंधित थी, उद्योगपति से लेकर किसानों तक संबंधित थी। गांधी जी इन मांगों द्वारा समाज के सभी वर्गों को खुद से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी चीज़ उठाई जो थी नमक, जिसका प्रयोग सभी व्यक्ति करते थे और नमक पे इस समय कर लगाया गया था। तो उसे हटाने की बात भी गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 11 मार्च तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जो कांग्रेस है वो गांधी जी के नेतृत्व में सविज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। एवरिन जो थे वो नहीं झुके, इसलिए गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियरों के साथ में नमक यात्रा जो थी वो शुरू कर दी। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई और 240 किलोमीटर दूर दांडी तक, गुजरात का जो दांडी तट था वहाँ तक गई थी, ताकि वहाँ पे जाके नमक बनाया जा सके। समुद्र तट है ये। गांधी जी 24 दिन तक रोज 10 मील तक का सफ़र तय करते थे और हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते थे, यानी कि बीच बीच में वो आंदोलन से संबंधित बातें भी बताते रहते थे और लोगों को आह्वान करते रहते थे लोगों का। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और यही नमक कानून का उल्लंघन था। आ गई बात आप लोगों को समझ में कि इस आंदोलन में सरकार के कानून तोड़े गए थे। असहयोग आंदोलन में अभी तक कानून नहीं तोड़ा गया था, केवल सरकार का सहयोग ना करने की बात हुई थी, बहिष्कार की बात हुई थी, इसमें कानून तोड़ने की भी बात हुई थी। औपनिवेशिक कानूनों को उल्लंघन करने का आह्वान किया जाने लगा। यह आप देख सकते हैं, इसमें चित्र भी दिया हुआ है, महात्मा गांधी और उनके 78 साथी ये साबरमती आश्रम से निकल के दांडी मार्च पे कैसे जा रहे हैं, अच्छे से किताब में चित्र दिया हुआ है। हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और बाकी सारी बातें वही हैं जो असहयोग आंदोलन में भी थी। कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए और वही जंगल में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने जंगल के जो कानून थे, फिर कानून उल्लंघन की बात हुई, उल्लंघन करने लगे। वो लकड़ी बीनने और मवेशी चराने वाले अपने जो काम थे उसमें फिर से घुसने लगे, जो सरकार ने अभी तक मना कर दिया था। 1930 में सरकार ने महात्मा गांधी के साथ जो अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब सरकार ने अपनी दमनकारी नीति शुरू कर दी थी। तो जो लोग थे, भारत की जो जनता थी, उसे बहुत गुस्सा आ गई। उन्होंने पुलिस की गोलियां का सामना करते हुए भी लोग थे वो सड़कों पे उतर आए।
इस आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी आंदोलन ये चला। सरकार ने बहुत दमन करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में वापस लिया। लेकिन फिर वही बात हो गई, ये आंदोलन जो था हिंसक होने लगा था। ठीक है, लोग, औरतों, बच्चों को मारा पीटा गया, लोग गिरफ्तार किए गए। उसके बदले में लोगों ने भी अदालतों पर और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। आंदोलन जो था वो हिंसक होने लगा और गांधी जी हिंसा किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी जी ने अपना ये आंदोलन जो था वो 5 मार्च 1931 को वापस ले लिया और इरविन के साथ एक समझौते पे दस्तखत कर दिए। हालांकि बाद में गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेने का अफसोस रहा था और उन्होंने एक बात और जो हुई थी वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने में सहमति व्यक्त कर दी, जबकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका बहिष्कार किया गया था। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा था उस समय और सरकार कैसे, जो पुलिस थी वो उसका आंदोलन का दमन कर रही थी। 1931 में गांधी जी 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, लेकिन वहाँ पे वार्ता जो थी बीच में ही टूट गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर आके जब देखा तो देखा कि सरकार ने बिल्कुल दमन कर दिया है आंदोलन का। गफ्फार खान और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसका दमन करने के लिए गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके के जो नेता थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया था। आगे आंदोलन ना बढ़े भविष्य में, इसके लिए सभाओं पे, प्रदर्शन पे बहिष्कार जैसी जो गतिविधियां थी उन पे सख्त कदम उठाए गए थे। और जब गांधी जी ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा चलो आंदोलन फिर से शुरू किया जाए। सभी के आंदोलन उन्होंने फिर से शुरू किया। साल भर तक ये आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी, क्योंकि पहले लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी लोग मारे भी गए। अब लोगों में वो उत्साह नहीं बचा फिर दोबारा से आंदोलन शुरू करने के मामले में। अब एक बात आती है कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था, हर वर्ग में इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। जो गांव के जो संपन्न किसान थे, गांव के जो संपन्न किसान थे, जैसे कि गुजरात के जो पट्टीदार थे या फिर उत्तर प्रदेश के जो जाट थे, उन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था। एक वर्ड और है यहाँ पे, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें मतलब कि जो अंग्रेज थे, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड में, और वो कपास और नील, कपड़ा रंगने के लिए नील की ज़रूरत होती है और कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत होती है, इनको उगाने पे जोर देते थे। इन ज़बरदस्ती किसानों से ये दोनों फसलें उगवाते थे, जबकि खाद्यान्न फसलें उगाने को मना करते थे। तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा, जो किसान थे वो परेशान हो चुके थे और कर चुकाना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, उनके काफ़ी नुकसान होता जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन जब 1931 में लगान बिना घटे ही ये आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई और 1932 में जब ये आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये तो बात बड़े किसानों की थी, अब आती है जो गरीब किसान थे। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि उन्हें जो पट्टेदारों से ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं, उन्हें ये भाड़ा ना देना पड़े, किराया ना चुकाना पड़े ज़मीन का। इतना ज़्यादा भारी जो भाड़ा होता था ज़मीन का उन्हें चुकाना पड़ता था, तो वो भाड़ा नहीं देना चाहते थे, उससे थोड़ा सा बचाव चाहते थे। लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो जमींदारों के भय की वजह से कभी भी भाड़ा विरोधी जो चीज़ थी उसे आंदोलन में समर्थन नहीं दिया। इसकी वजह से गरीब किसानों और अंग्रेज़ों के बीच जो संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए। एक और चीज़ है इस बॉक्स में दी है, इधर पे मैंने इसे थोड़ा डिटेल में थोड़ा दिया है, इसको मैं बता देती हूँ उसके बारे में भी, कि क्रांति की पूजा देवी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है? इस समय बात हो रही है ये क्रांति की पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है क्रांतिकारियों की। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे जो क्रांति का समर्थन करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि सत्य अहिंसा, गांधी जी के जो सत्य अहिंसा के पाठ है उसके द्वारा भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। उनका मानना था कि अहिंसा के द्वारा ये काम पूरा नहीं हो सकता है। वो एक
क्रांति का समर्थन करते थे और इसी वजह से 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक सभा हुई और सोशलिस्टिक रिपब्लिक पार्टी HSRA की स्थापना की गई। ये लोग जो थे वो क्रांति के समर्थक थे। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे और इन्होंने कई अपने इस तरीके के काम भी करे थे। 1929 में इन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि उस समय की संसद कह सकते हैं, उसमें बम गिराया था और किसी को मारना उनका उद्देश्य नहीं था, केवल ये चाहते थे कि सरकार उनकी बात सुने। और जो ट्रेन जिसमें इरविन यात्रा कर रहे थे उसे भी उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जन समर्थन नहीं जुटा पाए थे और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उनका मानना था कि क्रांति मानव जाति का अधिकार है, ऐसा उनके विचार थे, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। मतलब स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मिलनी चाहिए। उसके लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से उसे मिलनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। अब आता है कि व्यापारी वर्ग की क्या स्थिति थी। इस आंदोलन को व्यापारी वर्ग ने किस तरीके से लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो भारतीय व्यापारी थे, इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया था और ताकतवर हो चुके थे। अब ये चाहते थे कि जो विदेश का सामान आ रहा है, मतलब जो विदेशी आयात है, उस पर रोक लगनी चाहिए। विदेशी वस्तुओं के आयात से ये सुरक्षा चाहते थे, जिससे इनके अपना व्यापार जो है वो अच्छे से फल फूल सके। और यही सब बातों के लिए एक संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी और इसका नेतृत्व पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिड़ला, जो 2 उद्योगपति थे बड़े बड़े, वो कर रहे थे। और जब ये असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उन्होंने काफ़ी आर्थिक सहायता दी इस आंदोलन के लिए। लेकिन जब ये आंदोलन समाप्त हो गया बिना किसी निष्कर्ष के, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद बिना किसी निष्कर्ष के ये समाप्त हो गया, तो इन लोगों को काफ़ी धक्का लगा और बाद में फिर उन्होंने सहयोग नहीं दिया। उनके हिसाब से ये आंदोलन जो था, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें जो आयातित वस्तुएं हैं उन्हें बेचने और खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। उनके हिसाब से स्वराज का मतलब ये था कि जो उनका कारोबार होगा उस पर औपनिवेशिक पाबंदियां जो हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब आता है श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया। जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था उसने नागपुर के अलावा कहीं पर भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी मात्रा में हिस्सा नहीं लिया। जो श्रमिक थे वो कांग्रेस के ज़्यादा समीप नहीं आ पाए थे। केवल 1-2 जगह, जैसे कि 1930 में रेलवे के कामगारों ने, 1932 में गोदी कामगारों ने हड़तालें की थी। 1930 में छोटा नागपुर की जो टिन खानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने भी गांधी टोपी पहनकर रैलियों में बहिष्कार और जो आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा श्रमिकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस आंदोलन में। और वो क्यों नहीं करना चाहती थी, वो इसलिए नहीं करना चाहती थी कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं वो इस आंदोलन से दूर ना चले जाएं, और वो काफ़ी पैसा देते थे आंदोलन को चलाने के लिए, पैसे की भी ज़रूरत होती थी। इसलिए कांग्रेस ने कभी भी मजदूरों की मांगों को अपने आंदोलन में शामिल नहीं किया और इसी वजह से जो मजदूर थे उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आता है औरतों का क्या सहयोग रहा। सिविल नाफरानी आंदोलन, ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही नाम है। औरतें जो थी वो गांधी जी के साथ जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ उसमें बाहर निकली, घरों से बाहर निकली, जुलूसों में हिस्सा लिया, उन्होंने नमक बनाया। ये आप एक चित्र है, इसमें देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी के साथ में कितनी सारी औरतें, महिलाएं भी शामिल थी आंदोलन में। जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और जो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाती थी उसमें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं हिस्सा लेती थीं। ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं और ज़्यादा सक्रिय थीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था। लेकिन कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय तक महिलाओं को भी किसी ऊंचे पद पर नहीं रखा गया। ऐसा मानना था गांधी जी का भी कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, यही औरतों का जो काम है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में
किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रहीं। कोई ज़्यादा खास दिलचस्पी नहीं थी। क्या सीमाएं रह गईं, क्या चीज़ें थीं जिसमें जो नहीं छू पाई इस आंदोलन को, उसमें एक चीज़ थी, वो थी अछूत। इस समय क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा जाति, जो कह सकते हैं जाति व वर्ग, इसको लेके भारत में बहुत ज़्यादा समाज में बहुत वैमनस्य था। इस वजह से जो अछूत, जो जिन्हें कहा जाता था उस समय, निम्न जाति के जो लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति जो थे वो रूढ़िवादी, जो सवर्ण हिंदू सनातन पंथी जो थे, उनसे डरे हुए थे। गांधी जी ने प्रयास किया अछूतों को भी साथ में लाने का। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर का अवतार कहना शुरू किया और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उन्हें मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों में, सड़कों को पर समान अधिकार दिलाने के लिए भी सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो दलित लोग थे वो इन समस्याओं का राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे और उन्होंने अलग से निर्वाचन के लिए मांग उठाई थी। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, वो अलग से निर्वाचन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इससे कहीं ना कहीं एक दरार पड़ जाएगी। जो डॉक्टर अंबेडकर थे, दलितों के जो नेता थे, उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी 1930 में। वो भी दलितों के लिए अलग निर्वाचन चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से गांधी जी और उनमें काफ़ी विवाद रहा और अंत में गांधी जी जब अनशन पे बैठ गए तो सितंबर 1932 में एक पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ, जिस पे हस्ताक्षर हो गए और दोनों में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार अब जो इस जाति के लोग होते थे, उन्हें अनुसूचित जाति, जिन्हें अभी तक अछूत माना जाता था, उन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया और प्रांत में, केंद्रीय में, विधायी परिषदों में उन्हें आरक्षित सीटें मिल गईं, लेकिन अलग से किसी भी प्रकार के मतदान की व्यवस्था नहीं की गई। अब बात आती है भारत में मुस्लिम संगठनों की। मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय आंदोलन में कोई ज़्यादा खास उत्साह नहीं दिखाया था। जब खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद जो मुसलमान थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और वो अपने आप को कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगे थे। 1920 के दशक में जो कांग्रेस जब हिंदू महासभा के ज़्यादा करीब आने लगी थी, तो मुस्लिम और भी ज़्यादा दूर हो गए और हिंदू मुस्लिमों के संबंध जो थे काफ़ी खराब हो गए और इस समय काफ़ी सांप्रदायिक टकराव हुए। अंग्रेज तो हमेशा से चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिमों में फूट पड़ी रहे। 1927 में एक बार को लगा था कि ये दोनों अब एक पास में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो मुस्लिम नेता थे वो जहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांत थे, जैसे कि बंगाल और पंजाब, इन क्षेत्रों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे और पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे। काफ़ी कोशिश की गई कि उनकी इस पृथक निर्वाचन की मांग को बदलने की, लेकिन वो किसी भी प्रकार से इस मांग को अपनी बदलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा था कि हिंदू बहुसंख्या के जो भारत में तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसकी वजह से वो अपनी संस्कृति और पहचान को खो देंगे और यही मांग धीरे धीरे आगे चल के पाकिस्तान, इसी वजह से उनकी इसी पृथक निर्वाचन की मांग की वजह से आगे चल के पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। यह नया एक देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। 1930 में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की वजह से पृथक निर्वाचन की मांग करी थी और यही मांग, पाकिस्तान की मांग की आवाज़ उठी यहीं से। उन्होंने एक बयान दिया था, एक काफ़ी सांप्रदायिक बयान था उनका और इसी वजह से आगे चल के पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है सामूहिक अपनेपन का भाव। मतलब ये सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा किया गया था, तो हम उसको पढ़ेंगे। ऐसा मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है तो लोग जो है वो महसूस करने लगते हैं कि राष्ट्र एक ही अंग है। तो एकता के सूत्र में बांधने के लिए, लोगों के मस्तिष्क को पास में लाने के लिए कुछ इस तरीके की बातें करना ज़रूरी होता है जिससे कि लोग पास में आएँ, राष्ट्रवाद की भावना जो है उसे महसूस करें। तो उस समय क्या कदम उठाए गए थे वो हम अब इसमें पढ़ेंगे। 20वीं सदी में
राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत माता की छवि का भी एक रूप दिया गया। उसमें भारत माता का एक चित्र बनाया गया था जिसमें भारत माता को, या आपको चित्र में दिखा देती हूँ, भारत माता एक चित्र के रूप में दिखाई गई थी जिसमें उन्हें दिखाया तो एक साध्वी के रूप में गया था, लेकिन उनके हाथ में किताब थी और आगे ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जैसे कि उनके हाथ में किताब दी गई थी, अनाज दिया गया था, कपड़ा दिया गया था, जिससे ये दिखाया गया था कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों पे हमें अपना अधिकार मिल जाएगा। जो 1970 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर लिया गया था। जो अमिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भारत माता की छवि को चित्रित करने का प्रयास किया गया था। ये जो चित्र है वो इसमें जो दिखाया गया था, इसमें वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी। भारत माता को एक आध्यात्मिक गुणों से युक्त एक स्त्री के रूप में दिखाया गया था, जिसकी छवि तो शांत और गंभीर थी, लेकिन भारत के विकास की बात की गई थी। मैंने बताया ना, किताब हाथ में थी, कपड़ा हाथ में था, अनाज हाथ में था, औजार थे, जिससे ये था कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो भारत में विकास भी पनपेगा। लोक कथाएं, लोक कथाओं के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया गया। लोगों को अपनी लोक कथाओं की, जो पुरानी लोक कथाएं हैं, उनके बारे में बताया गया था। राष्ट्रवादियों ने भाटोचारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज कराना शुरू कर दिया था। जनश्रुतियों के माध्यम से लोगों को ये समझाया गया था कि हमारा जो इतिहास है काफ़ी गौरवशाली रहा है। बाल गीतों के माध्यम से भी ये सब चीज़ें की गई थी। देखो, उदाहरण भी दिया है। मद्रास में नटेशा शास्त्री जो थे, उनकी जो पुस्तक है द फोकलॉर्स ऑफ द सदर्न इंडिया, इसमें तमिल लोक कथाओं का संकलन किया गया था। लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य में होती हैं और ये लोगों में एक राष्ट्रवाद का भाव विचार पैदा करती हैं। तीसरी जो चीज़ की गई थी वो है चिन्ह, या कहेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, उनका विकास किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, वो है झंडा। तो एक झंडा बनाया गया था आंदोलन में। सबसे पहले जो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो एक तिरंगा झंडा बनाया गया था जिसमें हरा, पीला और लाल रंग से जिसे तैयार किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के अधीन जो 8 प्रांत थे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल बनाए गए थे और हिंदुओं और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था और ये झंडा जो था वो सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में चरखे को जगह दी गई थी। चरखा मतलब स्वदेशी आंदोलन को जगह दी गई थी और यही जो झंडा था वो जुलूसों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकेत बना हुआ था। चौथा पॉइंट जो आता है वो है इतिहास की पुनर्व्याख्या। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को बहुत ही खराब शब्दों में उन्हें बोलते थे, पिस्सू और पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते थे, और उन्होंने कहा था भारत का इतिहास जो है बिल्कुल खास नहीं है, ख़राब है। लेकिन भारतीयों ने अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या की और बताया कि हमारा इतिहास जो है काफ़ी गौरवशाली इतिहास है। प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया गया। कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित और उस समय की जो संस्कृति, कानून, दर्शन, जो बताया गया कि प्राचीन काल में हमारा साहित्य, कानून, ये सब कितने अच्छे से फल फूल रहे थे। अगर आक्रमण नहीं होते तो भारतीय आज कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते और उन्नति के शिखर पे होते। लेकिन इसका एक जो बुरा प्रभाव पड़ा वो ये था कि जो भारतीयों का जो प्राचीन इतिहास है वो ज़्यादातर हिंदुओं से भरा हुआ था। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं कुछ दूर चले गए थे। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, वो ये है कि अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा बढ़ गया था और विभिन्न समूहों और वर्गों जो थे वो स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन हर वर्ग की जो अपनी अपेक्षाएं थीं वो अलग अलग थी। बहुत सारे लोगों को शिकायतें थी और वो बहुत व्यापक थी, और जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का साधन भी था वो भी लोगों ने अपना अलग अलग निकाला था। लेकिन ये काफ़ी आंदोलन जो थे वो सक्रिय हुए। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन की मुक्ति की चाह रखने वाली लोगों की आवाज़ों का एक पुंज था, यानी कि एक समूह था। अंत में इस चैप्टर में
थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया तीसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरीके से ये कहा गया था कि भाई अंग्रेज अब भारत से निकल ही जाएं, और गांधी जी ने करो या मरो या भारत छोड़ो, ये दो नारे दिए थे इस आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किप्स मिशन की असफलता के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रभाव थे, द्वितीय विश्व युद्ध अब शुरू हो गया था इस समय, तो उसकी वजह से गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया गया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को एक कार्यकारिणी गठित की गई थी और एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब भारत जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो और भारत छोड़ो जो नारे थे उनका आह्वान किया गया था। पूरे देश में यह आंदोलन फैला था। इसमें इतना ही दिया है, काफ़ी शॉर्ट में दिया है इसमें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।